रीटेक रीटेक। फोकस कर, फोकस वाले भैया फोकस करो। ये हेलो, हाउ आर यू? खाना खा के जाना। और छोटे एंगल्स के लिए हम लिख सकते हैं हार्ट। लाइट चली गई। हेलो एवरीवन, ये चली है क्रैशअप की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज, जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है उसके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है सारे के सारे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैंने आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप विशुम, इंट्रो किधर है? इंट्रो पकड़ के लाओ। क्रैशअप के सभी वीडियोस हमेशा फ्री रहने वाले हैं, लेकिन इस तरह के वीडियोस को बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। तो प्लीज़ क्रैशअप को सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए। आप इस QR कोड को किसी भी UPI ऐप से स्कैन कर सकते हैं या फिर crashup@UPI के जरिए मुझे आप डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं। आप पेपैल या पेट्रियन का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब चैनल को मंथली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कलरफुल नोट्स को डाउनलोड करो, प्रिंट करो, सब कुछ फ्री है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ शेयर कर देना और कुछ ना कुछ कॉमेंट कर देना यार, थोड़ा यूट्यूब पे रैंकिंग्स बढ़ेंगी अपने वीडियोस की। अब ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, लेट्स बिगिन द वीडियो। Monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface. What are the wavelength, frequency and speed of reflected and refracted ray? Refractive index of water is 1.33. तो हमें यहाँ पर पता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है, लाइट इस तरीके से आती है और वो जो मिरर होता है, जो भी चीज़ होती है, उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट दूसरी तरफ निकल जाती है। यहाँ पर लाइट की कुछ स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। रिफ्लेक्शन में हम जानते हैं कि ये तीनों ही चीज़ें बराबर रहती हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होगी उसके लिए भी V और लेम्डा और फ्रीक्वेंसी सारी की सारी सेम रहती है। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में चीज़ें बदल जाती हैं। रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम रहती है, लेकिन जो स्पीड हो जाती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके कम हो जाती है। तो V की वैल्यू हो जाएगी C/N। इस केस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.33, और इसकी वैल्यू आ जाती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साथ में हम देखते हैं कि हमारी जो वेव लेंथ है वो भी थोड़ा छोटी हो जाती है। यहाँ से वेव्स इस तरीके से आती रहती हैं, फ्रीक्वेंसी तो वही है लेकिन वेव लेंथ छोटी हो जाती है। तो हमारे पास जो लेम्डा डैश उसे हम बोल सकते हैं वो हो जाएगा लेम्डा डिवाइडेड बाय n। अच्छा, लेम्डा क्या था? तो लेम्डा हम यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं। लेम्डा की वैल्यू है 589 नैनोमीटर। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी होती है V डिवाइडेड बाय लेम्डा, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई लेम्डा की वैल्यू है 589 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁻9, और इसकी वैल्यू आप सर्च करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज। इस केस में भी हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये चेंज नहीं होती है। स्पीड हमने निकाल ली है, और जब हमारा लेम्डा डैश आ जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 589 डिवाइडेड बाई 1.33, यानी कि 443 नैनोमीटर। यूसुफ, कोई डाउट? नो डाउट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the shape of the wavefront in each of the following cases? A. Light diverging from a point source. तो जब एक पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज होती है, यानी इस तरीके से निकलती है, देखो ये, तो हमारे पास जो वेव फ्रंट होता है वो होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। इस तरीके से पूरे 3 डायमेंशनल स्फेयर्स बनते हैं, पॉइंट सोर्स वहाँ पर सेंटर होता है। तो ये बहुत ही सिंपल था। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट B है, लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। तो जब यहाँ पर मान लो एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, तो इससे जो भी हमारे वेव फ्रंट्स निकलेंगे वो इस तरीके से स्फेरिकल होते हैं, बिल्कुल पिछले ही सवाल की तरह। लेकिन इस लेंस के कारण वो जो लाइट रेज जा रही थी वो अब ऐसे डाइवर्जिंग लाइट रेज की जगह अब वो पैरेलल लाइट रेज हो जाती हैं। और पैरेलल लाइट रेज का जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है? वो इस तरीके से, उसको हम बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है। और इसी क्वेश्चन का पार्ट C है, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तो हमारे पास एक बहुत दूर कोई स्टार है, अब ये स्टार को एक पॉइंट सोर्स मान सकते हो आप, तो उससे जो भी लाइट के वेव फ्रंट निकले थे वो स्फेरिकल निकले होंगे। लेकिन ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि यहाँ तक आते आते देखो ये जो स्फेयर है
उसी का ये एक पार्ट होगा जो ऑलमोस्ट एक प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है, और इसीलिए यहाँ पर जो लाइट रेज होती है वो भी हमें पैरेलल आती हुई दिखाई देती है। तो बहुत ही आसान था। किसी का कोई सवाल? साइफ्रीक कुछ बोल के तो बताओ यार, बोलोगे भी नहीं? कांट, यू कांट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The refractive index of glass is 1.5. What is the speed of light in glass? Speed of light in vacuum is given as 3.0 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हमें पता है कि ग्लास के अंदर जो लाइट की स्पीड हो जाएगी वो जाएगी c डिवाइडेड बाय n। लाइट की स्पीड वैक्यूम में जो होती है उससे कम होती है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 c डिवाइडेड बाई n यानी कि 1.5, और इसका आंसर आता है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल था, ये था पार्ट ए। अब देखते हैं पार्ट बी। Is the speed of light in glass independent of the color of light? No. हम जानते हैं कि जब प्रिज्म में इस तरीके से लाइट एंटर करती है तो उसमें जो रेड लाइट होती है उसमें सबसे ज़्यादा कम डेविएशन होता है, जो पर्पल लाइट होती है उसमें सबसे ज़्यादा डेविएशन इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर एक अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट के लिए इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है। तो इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट तो नहीं होती है, हमारा आंसर नो आ जाएगा। If not, which of the two colors, red and violet, travel slower in a glass prism? अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ा है? पर्पल पे। तो पर्पल के लिए सबसे ज़्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा होगा, यानी कि पर्पल की स्पीड सबसे ज़्यादा कम रही होगी। तो हम इसका लिख सकते हैं रेड इज अफेक्टेड द लीस्ट, पर्पल इज अफेक्टेड द मोस्ट। और हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ रेड, यानी कि n ऑफ रेड is less than n for violet. साइफ्रिक कोई डाउट है सवाल है? सर नो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 mm, तो हमारे पास दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, and the screen is placed 1.4 मीटर away. ये वाला डिस्टेंस है 1.4 मीटर। The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Determine the wavelength of light used in the experiment. तो हमारे पास जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और फोर्थ 1 2 3 4, ये फोर्थ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है कितना? 1.2 सेंटीमीटर। अच्छा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि nth ब्राइट फ्रिंज की इस जगह से डिस्टेंस कितनी होने वाली है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है xn इज इक्वल टू n लेमडा d बाय डी। ओके, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि अगर ये हमारा बीटा होता है जो कि दो फ्रिंज के बीच का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 बीटा इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू लेमडा डी बाई डी इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। सारी की सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ से। हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाती है, लेमडा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में हमने कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू दी है हमें 0.28 मिलीमीटर, तो इंटू 10⁻³ ऐसा यूनिट में लेके आ रहे हैं, डिवाइडेड बाई 4 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू है 1.4, और आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, या फिर आप इसको बोल सकते हो 600 नैनोमीटर। आशीष कोई डाउट तुम्हें? नो सर अभी नहीं। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where part difference is lambda is k units. अब देखो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास हुआ होगा। वैसे हमारे पास जो भी पार्ट डिफरेंस है उसकी वैल्यू है डेल्टा एक्स की वैल्यू आ रखी है लैम्डा। इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। यहाँ पर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू लेमडा रख दोगे तो हमारे पास देखो फाई यानी कि फेज डिफरेंस आ जाता है 2 पाई। 2 पाई पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब हमारे पास किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अगर यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट थी, यहाँ पर भी सोर्स की इंटेंसिटी आई नॉट थी, तो हमारे पास जो फाइनल इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला हो जाता है आई इज इक्वल टू 4 I0 कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय 2। इस केस में व्हेन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा, हमारे पास आई की वैल्यू आ जाती है 4 I0 कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 2 यानी कॉस स्क्वायर पाई, और इसकी वैल्यू आ जाती है 4 I0, और यही हमें दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू है k।
व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लेमडा बाई 3। तो जब पार्ट डिफरेंस हमारे पास लेमडा बाई 3 है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 3, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फाई है यानी कि फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा, यानी कि 2 पाई इंटू लेमडा बाई 3 अपॉन लेमडा, वो हो जाता है हमारा 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। हमारे पास इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से इंटेंसिटी आ जाती है 4I0 कॉस स्क्वेयर फाई, तो कॉस स्क्वेयर फाई बाई 2 यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 2, यानी कि 4I0 कॉस स्क्वेयर पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर है यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/4 और इसकी वैल्यू आ जाती है सिर्फ I0। अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं कि I0 की वैल्यू है k डिवाइडेड बाई 4, तो इसी को हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू k/4। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। A beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment। उसके हमें कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, तो d की वैल्यू ये दी हुई है, स्मॉल d की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2 मिलीमीटर। अच्छा, अब देखो हमारे पास एक सेटअप है, मान लो यहाँ पर एक डबल स्लिट है और यहाँ पर एक स्क्रीन है। इसमें से अब जो भी लाइट इस तरीके से इस पर इंसिडेंट होगी उसका यहाँ पर हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न आ जाता है। अब दो तरह की आप अलग अलग लाइट फेंकोगे तो दो तरीके के हमारे पास यहाँ पर पैटर्न बनेंगे और दोनों की जो फ्रिंज विड्थ होगी वो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर हमें यही पता करना है। पार्ट ए देखो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। पार्ट ए का हमारा आंसर हो जाएगा xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। n की वैल्यू कितनी है, थर्ड ब्राइट, तो n इज इक्वल टू 3। लेमडा की वैल्यू है 650 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁻9। कैपिटल D की वैल्यू है 1.2 डिवाइडेड बाई स्मॉल d की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻3, और आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाता है 117 इंटू 10⁻5, यानी कि 1.17 मिलीमीटर। ये हमारा पार्ट ए का आंसर आ गया। पार्ट बी देखते हैं। What is the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelengths coincide? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो हमारे पास यहाँ पर दो स्लिट्स हैं और उससे दोनों का ही सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ पर कोइंसाइड करेगा, दोनों के लिए यहाँ पर एक सेंट्रल मैक्सिमम होगा, लेकिन हर एक वेवलेंथ के लिए जो फ्रिंज विड्थ होगी वो अलग अलग होगी। तो मान लो किसी एक वेवलेंथ का यहाँ पर बनता है फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ, इस तरीके से मैक्सिमम बनता है। दूसरी वाली वेवलेंथ के लिए हो सकता है पहला फ्रिंज यहाँ पर आए, फिर दूसरा और थोड़ा ऊपर आएगा, तीसरा और यहाँ पर आएगा और यहाँ पर चौथा आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि एक वेवलेंथ का फोर्थ मैक्सिमा दूसरी वेवलेंथ का फिफ्थ मैक्सिमा से कोइंसाइड कर रहा है। और ये डिस्टेंस हम कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ पर हमें लेना होगा LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारे पास ये छोटे वाले के 5 मल्टीपल्स आप लगा दोगे तो आपको ये वाला मैक्सिमम मिलता है, या फिर आप ये लाल वाली लाइट के 4 इस तरीके से फ्रिंज विड्थ लगा दोगे तो आपको चौथा मैक्सिमम मिलता है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके लिए हमें दोनों ही लाइट का 650 एंड 520 इन दोनों का LCM लेना पड़ेगा। इन दोनों के फैक्टर्स में हमारे पास हम देखते हैं ये है 13 इंटू 5 इंटू 10 और ये है हमारा 13 इंटू 4 इंटू 10। तो जो भी बीटा आने वाला है वो लेमडा के प्रोपोर्शनल होता है। और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये प्रोडक्ट सेम हो जाता है, यानी कि इसकी 5 फ्रिंजेस और इसके 4 फ्रिंजेस दोनों जाकर के सेम डिस्टेंस पे हमें लेके आते हैं, यहाँ पर वो कोइंसाइड होने वाले हैं और यही हमारा आंसर होता है। तो आप वो डिस्टेंस किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस वाली लाइट का 5th ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर आ रहा है वो कैलकुलेट कर लो, या इस वाली का 4th ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर आ रहा है वो कैलकुलेट कर लो, आंसर सेम होने वाला है। हम कैलकुलेट कर लेते हैं। xn इज इक्वल टू 4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, लेमडा डिवाइड बाई, यानी कि 650 इंटू 10⁻⁻9। लेमडा डी की वैल्यू है हमारे पास 1.2 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी जिसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ और इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 1560
इंटू 10⁻⁻6 या फिर 1.56 मिलीमीटर, और ये हमारा आंसर आ जाता है। किसी को कोई सवाल? नो। हम चलते हैं अगले सवाल पे। In a double slit experiment, the angular width of a fringe is found to be 0.2 degree on a screen placed 1 meter away. The wavelength of light used is 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe if the entire experimental apparatus is immersed in water? Take refractive index of water to be 4/3. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास एक ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला जो सेटअप है, इसमें हमारे पास सब कुछ सेम रहता है। ये डी भी नहीं बदलता है, ये स्मॉल डी भी नहीं बदलता है। जब हम इसको पानी में डुबो देते हैं, सिर्फ जो चीज़ बदल जाती है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ किस तरीके से चेंज होती है? हमारी लेमडा से वो बन जाती है लेमडा बाय एन। अच्छा, हमारे पास एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा की वैल्यू होती है लेमडा अपॉन डी, या फिर आप लिख सकते हो इसकी वैल्यू होती है बीटा अपॉन डी। यहाँ पर बीटा क्या होता है? ये, इसको आप इस d से डिवाइड कर दोगे तो ये वाला एंगल थीटा हमें मिल जाता है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर स्मॉल एंगल्स आप करोगे तो आपको एग्जैक्टली ये वैल्यू मिलने वाली है। ऑलराइट, यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो थीटा डैश होगा वो हो जाएगा लेमडा डैश अपॉन डी, और लेमडा डैश की वैल्यू है लेमडा डिवाइडेड बाय n अपॉन डी। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? लेमडा अपॉन डी एज इट इज़ है 1/n। अच्छा, ये जो लेमडा बाय डी है, लेमडा बाई डी की वैल्यू तो थीटा के बराबर थी, तो यह आ जाएगा 1/n टाइम्स थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2 डिग्री डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 4/3 यानी कि 0.15 डिग्री। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था। किसी को कोई डाउट, डिस्कॉर्ड? ऑलराइट, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ब्रूस्टर एंगल फॉर एयर टू ग्लास ट्रांजिशन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। अच्छा, ब्रूस्टर एंगल होता है क्या है? वो एक स्पेसिफिक एंगल होता है जब इंसिडेंट रे से जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। अब देखो, अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है और ये बचा हुआ हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ से हम एक्चुअली इसको डिराइव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये तीनों एंगल i + 90 + r की वैल्यू 180 होती है। हम लिख सकते हैं i + r + 90 = 180 डिग्री। यहाँ से r की वैल्यू आ जाती है 90 - i। हम और एक चीज़ कर सकते हैं, हम जो भी इंटरफेस है यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। 1 × sin i = n × sin r। यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin i = n। साइन आर को आप क्या लिख सकते हो? आर की जगह लिख देंगे 90 - i, तो वो हो जाएगा साइन ऑफ 90 - i। साइन ऑफ 90 - i हो जाता है हमारा कॉस i, तो n cos i। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है tan i = n, यानी i = tan इनवर्स n। ये हमारा डेरिवेशन हो गया ब्रूस्टर एंगल के लिए। यहाँ पर i ब्रूस्टर एंगल है। सीधे सीधे हम वैल्यू डाल देंगे, n की वैल्यू रख दोगे तो i की वैल्यू आ जाती है tan इनवर्स n कितना है? 1.5, और इसको सॉल्व करोगे तो याद आता है 56.3 डिग्री। बहुत ही सिंपल हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई सवाल इस क्वेश्चन में? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट? फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे? ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है। देखो, जब भी हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ना ही फ्रीक्वेंसी बदलती है, ना ही वेवलेंथ बदलती है, और ना ही उसकी स्पीड उस मीडियम में बदलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। हमें बताया गया था कि वेवलेंथ की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो वो तो एज इट इज़ रहने वाली है। v की वैल्यू हो जाएगी c, जो कि वैक्यूम में होती है, उसी को हम अज्यूम कर लेंगे। उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी c डिवाइडेड बाय लेमडा। यहाँ से वैल्यू रखो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5000 × 10⁻⁻10, और इसका आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। For what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray? ये है हमारी इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होना है तो हमें पता चलता है i + r = 90 डिग्री। हमें ऑल्सो पता है कि i = r। यहाँ से वैल्यू आ जाती है 2i = 90 डिग्री, यानी i = 45 डिग्री।
बहुत ही सिंपल ये सवाल था। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Estimate the distance for which ray optics is good approximation for an aperture of 4 mm and wavelength of 400 nanometer. स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन समझ लेते हैं होता क्या है। देखो हमारे पास मान लो इस तरीके से अगर एक स्लिट है, सिंगल स्लिट, यहाँ से लाइट इस तरीके से पैरेलल आनी चाहिए। तो अगर रे ऑप्टिक्स हमेशा वैलिड है तो ये लाइट हमेशा ही इस तरीके से सीधी जाती। लेकिन हम जानते हैं कि वेव ऑप्टिक्स नाम की भी चीज़ होती है और लाइट डिफ्रैक्ट होती है, तो यहाँ से लाइट इस तरीके से फैलना शुरू होती है। हमें फिर इस तरीके का ग्राफ नहीं मिलता कि देखो अगर ऐसा ग्राफ मिलता, यानी कि यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो है, यहाँ पर इंटेंसिटी हाई है, यहाँ पर फिर से इंटेंसिटी जीरो है, अगर सिर्फ रे ऑप्टिक्स वैलिड होती तो हमें मिलता है कुछ ऐसा ग्राफ। सेंटर में थोड़ा मैक्सिमा होता है, फिर यहाँ पर आकर के एकदम जीरो होती है, फिर इस तरीके से मैक्सिमा आने लगते हैं इस तरीके से, तो यानी कि वहाँ पर डिफ्रैक्शन हो रहा है। अब कहाँ तक माने कि हमारे पास रे ऑप्टिक वैलिड है, कहाँ पर रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं है। अगर मैं स्क्रीन को इस तरफ पास ले आऊँ, यहाँ पर ले आऊँ, तो मुझे काफ़ी हद तक कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, जो कि इसको आप एग्जैक्ट रे ऑप्टिक्स तो नहीं बोल सकते, पर लगभग लगभग बोल सकते हो। जैसे जैसे हम स्क्रीन को दूर लेते जाएंगे, इस तरफ दूर जाते जाएंगे, हमारे फ्रिंजेस पैटर्न और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो अब वो जो डिस्टेंस जहाँ तक हम रे ऑप्टिक्स को ओके मान लेते हैं कि चलो यहाँ तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है, वो डिस्टेंस होता है हमारा फ्रेनेल डिस्टेंस, और उसको इस तरीके से निकाला जाता है ZF इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा, जहाँ पर ए होता है फ्रिंज फिट। इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा सीधे सीधे ZF इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, अपर्चर है 4 मिलीमीटर, 4 इंटू 10⁻³ इसका हम कर देंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा जो है 400 इंटू 10⁻⁹, इसकी वैल्यू आ जाती है 16 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁷, यानी कि 40 मीटर। इस छोटी सी स्लिट से 40 मीटर की दूरी तक तो हम मानेंगे कि लाइट रे सीधी गई थी। उसके बाद हम मानेंगे कि वहाँ पर डिफ्रैक्शन के कारण इतने ज़्यादा इफेक्ट्स होने लग जाएंगे, हम उसको स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकते, और वहाँ पे फिर हम वेव ऑप्टिक्स को कंसिडर करने लग जाएंगे। किसी को सवाल इस क्वेश्चन में? नो। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इसी के साथ हमने वेव ऑप्टिक्स के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम आ गए हैं एडिशनल एक्सरसाइजेज, ये भी एनसीईआरटी में ही होती हैं, तो इनको देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल हैं। ये रहा पहला सवाल। The 6563 angstrom line emitted by hydrogen in a star is found to be redshifted by 15 angstrom. Estimate the speed with which the star is receding from the earth. देखो रेड शिफ्ट हुआ यानी कि वो हमसे दूर जा रहा है, और इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, डॉपलर वाला यहाँ पे फॉर्मूला हमें यूज़ कर लेना है। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू -v/c टाइम्स लैम्डा। तो ये जो उसकी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ जाती है -डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा टाइम्स c। उसकी वैल्यू आ जाएगी कितना 15 एंगस्ट्रॉम का चेंज आया है 6563 ओरिजिनल वैल्यू थी, मल्टीप्लाइड बाई c यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे हमारे पास आंसर आता है -6.86 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड आ गई, और माइनस का मतलब वो हमसे दूर जा रहा है। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है, सब हमसे दूर चले गए हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Explain how corpuscular theory predicts the speed of light in a medium, say water, to be greater than the speed of light in vacuum. कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या थी? उसमें लाइट एक पार्टिकल की तरह जा रही थी, और उसके हिसाब से अगर हम स्पीड को चेक करने जाएं तो जो हमारी वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है उससे ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास स्पीड आ जाती है। ऐसा कैसे होता है इस चीज़ को देख लेते हैं। हालांकि बाद में प्रूव कर दिया गया कि ये गलत है, तो इसीलिए हम इस थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि वो गलती हुई कैसे। देखो इस थ्योरी के हिसाब से द वेलोसिटी अलोंग द इंटरफेस शुड रिमेन सेम। उसमें बोला जाता था कि यहाँ से लाइट के पार्टिकल आते हैं, उसकी वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो उसका कुछ ये वाला कंपोनेंट होगा, कुछ ये वाला कंपोनेंट होगा। अब ये वाले कंपोनेंट के कारण आप इस दूसरे मीडियम में एंटर कर रहे हो, तो मीडियम या तो आपको खींच लेगा या आपको रिपेल करेगा, उसके कारण ये वाला जो कंपोनेंट है वो बदल सकता है, लेकिन इस स्पीड का ये वाला कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर स्पीड है v1, यहाँ पर स्पीड है इस तरीके से v2, इन दोनों का इस डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है उसको इक्वेट कर देंगे। अच्छा, तो ये जो हमारा एंगल था I, अगर ये हमारा इस तरीके से ट्राइंगल है, ये है v1, तो ये वाली स्पीड क्या हो जाती है v1 sin I।
और यहाँ पर हमारे पास ये है v2, इसका ये जो सामने वाला कंपोनेंट होगा वो जाएगा v2 साइन r। अब हम जानते हैं कि ये अगर एयर है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी v1 है वो अप्रॉक्सीमेटली c के बराबर होगी, और यहाँ पर आता है साइन i डिवाइडेड बाय साइन r इज इक्वल टू v2। अब v2 के इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये स्पीड ऑफ लाइट है, और क्योंकि i r से बड़ा है, ऐसा हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि लाइट किस तरीके से बेंड होती है, हमें पता है कि i r से बड़ा होता है, इसका मतलब साइन i डिवाइडेड बाई साइन r भी 1 से बड़ा आ जाएगा। इसका मतलब v2 c से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 से बड़ा है, यानी कि v2 c से ज़्यादा आ रही है। एज i इज़ मोर देन r, v2 इज़ मोर देन c, जो कि गलत है। इज द प्रेडिक्शन कन्फर्म बाई एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये तो मैच नहीं करता है, लाइट की स्पीड पानी के अंदर वैक्यूम वाली सी से कम होती है, यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, तो यानी ये गलत हो गया। इफ़ नॉट, विच ऑल्टरनेटिव पिक्चर ऑफ लाइट इज कंसिस्टेंट विद एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट्स में हम देखते हैं कि लाइट की स्पीड पानी में या किसी भी डेंसर मीडियम में कम हो जाती है, और उसको हॉयगन्स वेव फ्रंट वाली जो थ्योरी है उसके ज़रिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका हम आंसर लिख देंगे, बाय हॉयगन्स थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट प्रोपगेशन स्नेल्स लॉ इज ऑब्टेन्ड। किसी को सवाल में कोई डाउट? नो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। You have learnt in the text how Huygens principle leads to the laws of reflection and refraction. Use the same principle to deduce directly that a point object placed in front of a plane mirror produces a virtual image whose distance from the mirror is equal to the object's distance from the mirror. तो हमें Huygens principle का यूज़ करना है, और हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से मिरर रखा हुआ है, हमें बताना है कि यहाँ से जो लाइट जाती है वो इस तरीके से आती है, और यहाँ पर जो इमेज बनती है तो ये दोनों का जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम होते हैं। तो देखते हैं लाइट यहाँ से निकली कैसी होगी। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इस तरीके से लाइट जा रही होगी। अब लाइट अभी तक तो ऐसे जा रही थी, यहाँ पर मिरर है तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अगर मान लो यहाँ पर मिरर नहीं होता तो लाइट कहाँ जाती है? तो देखो हमारे पास लाइट इस तरीके से जाती है। मान लो ये है हमारा वेव फ्रंट एक्स वाई। अब क्योंकि यहाँ पर मिरर है तो इस मिरर के कारण ये वेव फ्रंट्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और वेव फ्रंट्स इस तरफ बनेंगे। जैसे इस वाले वेव फ्रंट का हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा इस तरीके से, ये वाले का हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन जाएगा यहाँ पर, और इसका वेव फ्रंट बनेगा यहाँ पर ऐसे। ये है एक्स डैश वाई डैश। देखो यही वाला रिफ्लेक्ट होके वेव फ्रंट हमारे पास यहाँ पर आया है। अब अगर आप सिंपल ज्योमेट्री से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं ये एक्चुअली यहाँ कहीं से इस जगह से आ रहे हैं, इस जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, और वही बन जाती है हमारी फिर इमेज आई। यहाँ पर इमेज बन जाती है आई, और हमें इस तरीके से यहाँ पर इमेज दिखाई देती है। तो इसी को हम लिख लेते हैं, ये है हमारा वेव फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है इट अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इमेज आई। ऐसे हम हॉयगन्स प्रिंसिपल के जरिए इमेजेस बनाते हैं। किसी को इस सवाल में कोई डाउट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us list some of the factors which could possibly influence the speed of wave propagation. तो हमने कुछ फैक्टर्स बना लिए जिनके ऊपर स्पीड ऑफ वेव प्रोपगेशन डिपेंड कर सकती है। On which of these factor, if any, does the speed of light in vacuum and the speed of light in a medium, say glass of water, depend? तो हमें इतने सारे जो भी फैक्टर्स हैं अब देख के बताना है कि वैक्यूम में या मीडियम में इनमें से किस किस के कारण फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी ऑफ द लिस्टेड फैक्टर्स। और ये एक्चुअली सच है, इसीलिए लाइट की स्पीड का यूज़ करके हम बहुत सारी और चीज़ें डिफाइन करते हैं। इनफैक्ट हमारी जो लेंथ की यूनिट है मीटर, वो भी लाइट का स्पीड का यूज़ करके बनाई है, क्योंकि वो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। नेचर ऑफ द सोर्स, कैसा भी सोर्स हो, लाइट निकल गई तो वो सेम स्पीड से चलेगी वैक्यूम में। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी, वो एक बार सीधे जा रही है तो वो सीधे ही जाती चली जाएगी। मोशन ऑफ द सोर्स एंड और ऑब्जर्वर, और ये बहुत ही खास बात है। मान लो यहाँ से लाइट इस तरीके से आ रही थी जिसकी स्पीड थी c। अब यहाँ पर आप रुक के देखोगे तो भी आपको वो c की स्पीड से आती हुई दिखेगी।
अगर आप यहाँ से इस दिशा में चलते रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब तो लाइट मेरे पास देर से पहुंची, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइट आपको अभी भी उसी स्पीड से चलती हुई दिखाई देती है, और इसी के ज़रिए, इसी को बेसिस मान करके आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी काम करती है, जो कि सब कुछ हमारे स्कोप ऑफ इस सिलेबस से अभी बाहर हो जाता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि लाइट की स्पीड पर ये सब फैक्टर्स का फ़र्क नहीं पड़ता है। वेवलेंथ का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी मतलब कितनी सारी, बहुत सारी लाइट एक साथ भेज दोगे तो इसका ये मतलब नहीं कि लाइट तेज़ चलने लगेगी, चलनी वो उसी स्पीड से है। इंटेंसिटी, कितने ज़्यादा मात्रा में आप लाइट जला रहे हो, वो चेंज होता है। अब देखते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। जैसे कि मान लो कि वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट पे क्या फ़र्क पड़ता है। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द सोर्स। तो सोर्स के नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है। स्पीड ऑफ एनी वेव डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। अब वो साउंड वेव हो या कोई सी भी वेव हो सकती है, सिर्फ जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें किस स्पीड से वेव ट्रैवल कर रही है। जैसे हमारी रस्सी होती है, रस्सी में भी कितनी टेंशन है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें वेव किस स्पीड से जा सकती है, ना कि हमने किस तरीके से वेव को क्रिएट किया है वहाँ पर। सेकेंड है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो उससे भी इंडिपेंडेंट होती है इन आइसोट्रोपिक मीडिया। अभी आइसोट्रोपिक मीडिया क्या है, हम जब बोलते हैं कि ग्लास या वाटर, तो हम मान लेते हैं कि वो आइसोट्रोपिक है, यानी कि सभी डायरेक्शन में वो एक जैसा है, कोई एक प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है कि इस तरीके से क्रिस्टल अलाइंड है कि उस दिशा में तेज़ी से हमारी लाइट जा सकती है, इस दिशा में धीरे धीरे जा पाएगी। अगर ऐसे मीडिया एग्जिस्ट करती है वो भी पॉसिबल है, लेकिन आइसोट्रोपिक मीडिया में डायरेक्शन का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थर्ड पार्ट है मोशन ऑफ द सोर्स एंड और ऑब्जर्वर। अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ द सोर्स रिलेटिव टू द मीडियम। तो मीडियम में एक बार मान लो यहाँ पर मीडियम है और यहाँ पर मैंने वेव क्रिएट कर दी, कोई भी पल्स क्रिएट कर दी, और उसके बाद मैं इस तरह के जा रहा हूँ, तो एक बार वो क्रिएट हो गई तो फिर उसके बाद मीडियम में जैसे चलनी थी वैसे ही चलती जाएगी, मेरे चलने ना चलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिपेंडेंट अपॉन द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर रिलेटिव टू द मीडियम। अब वेव चल रही है मीडियम में, अगर मैं तेज़ी से इस तरफ चलता हुआ आऊँ तो मेरे को वो जल्दी आते हुए दिखेगी, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होते हुए दिखेगी, मुझे उसकी वेवलेंथ चेंज होते हुए दिख जाएगी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चेंज हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। वेवलेंथ का क्या फ़र्क पड़ता है, देखो डिफरेंट वेवलेंथ हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। हमने देखा है कि रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होता है, वायलेट के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, रेड की बेंडिंग थोड़ी कम होती है। अलग अलग कलर्स की, यानी अलग अलग वेवलेंथ्स की अलग अलग बेंडिंग होती है, उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है, यानी उनकी स्पीड भी किसी मीडियम में अलग अलग हो जाती है। और इंटेंसिटी से अगेन हमारा इंडिपेंडेंट होती है। और ये जो थर्ड वाला हमारा पास फैक्टर है, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जब भी मीडियम चल रहा है या हम चल रहे हैं, अगर आप उसकी डिटेल में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस का हमें यूज़ करना पड़ता है, तो इसीलिए हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये आप याद रख सकते हो। किसी को कोई सवाल इस क्वेश्चन में? ओके, किसी को नहीं है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। For sound waves, the Doppler formula for frequency shift differs slightly between the two situation. हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती हैं। देखो यहाँ पर एक हमारे पास सोर्स है और हमारे पास एक ऑब्जर्वर। पहला केस हो सकता है जब सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, यानी कि ये रुका हुआ है, ये इस दिशा में मूव कर रहा है, या फिर सोर्स इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। अब की बार ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स इस तरफ मूव कर रहा है। हम देखते हैं दोनों ही केसेस में दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, या फिर उल्टा भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों के ही केस में जो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आता है उसका जो फॉर्मूला है वो अलग अलग हो जाता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम जानते हैं F इज इक्वल टू एफ नॉट वी माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस वी एस। फर्स्ट केस में सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर मान लो इस तरफ आ रहा है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है वो जाता है एफ नॉट वी माइनस वी ओ अपॉन वी। यहाँ पे वी प्लस हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला जाता है। दूसरे केस में हमारे पास क्या होगा, दूसरे केस में हमारे पास सोर्स इज मूविंग, सोर्स मान लो इस तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा एफ नॉट इंटू वी अपॉन वी माइनस वी सोर्स। अगर ये इस तरफ आ रहा है तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। दोनों ही केसेस में देखो फॉर्मूले अलग अलग आ गए हैं। अगर इसकी स्पीड इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड होगी वर्सेस इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होगी, दोनों ही केसेस में हमें अलग अलग फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। द एग्जैक्ट डॉपलर फॉर्मूला फॉर द केस ऑफ लाइट वेव्स इन वैक्यूम आर हाउएवर स्ट्रिक्टली आइडेंटिकल फॉर दिस सिचुएशन।
Explain why this should be so. Would you expect the formulas to be strictly identical for the two situation in case of light traveling in a medium? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर साउंड वेव के लिए ऐसा होता है तो क्या लाइट वेव के लिए वैक्यूम में भी ऐसा ही होगा? हम जानते हैं कि लाइट वेव के लिए हम एक ही सिंगल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वो क्यों होता है उसको ज़रा समझ लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जर्वर मूविंग है तो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू एफ नॉट सी माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन सी। अगर हमारा सोर्स मूविंग है तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू एफ नॉट सी अपॉन सी माइनस वी एस। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं इसको मॉडिफाई करूँगा, तो ये हो जाएगा एफ नॉट और यहाँ पर हमारे पास बचता है 1/1 माइनस वी एस अपॉन सी। इसी को मैं लिख सकता हूँ एफ नॉट 1 माइनस वी एस अपॉन सी की पावर -1। और यहाँ पर देखो जो सोर्स की स्पीड है वो लाइट की स्पीड से कम होती है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा हमारे पास नंबर आ जाता है, बहुत ही छोटा सा नंबर है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर अब हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम एज वी एस इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन सी, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी f इज इक्वल टू एफ नॉट, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसमें से ये -1 यहाँ पर आ जाएगा और हमारे पास टर्म बच जाएगी 1 प्लस वी एस अपॉन सी। इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाता है एफ नॉट सी प्लस वी एस अपॉन सी। हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला था f इज इक्वल टू एफ ओ सी माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन सी। अब यहाँ पर आ गया c प्लस वी ऑफ सोर्स अपॉन सी। अब आप बोलोगे ये दोनों फॉर्मूले तो अभी सेम नहीं है, यहाँ पर एक माइनस आ रहा है, यहाँ पर एक प्लस आ रहा है। तो पहली बात तो हमने यहाँ पर एक बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया, इसलिए फिर भी काफ़ी ज़्यादा ये सेम फॉर्मूले हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी प्लस माइनस के खेल को भी समझते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर सोर्स है इस तरीके से और यहाँ पर है ऑब्जर्वर, इस तरफ लाइट को जाना है, लाइट की स्पीड है इस तरफ c। हमारे पास सोर्स की वी एस इस तरफ स्पीड होती है या फिर इस तरफ होती है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। c माइनस वी ओ क्या चीज़ होती है? c माइनस वी ओ, देखो लाइट भी इस तरफ आनी थी, ये भी इस तरफ आना था, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। और यहाँ पर c प्लस वी एस, तो c प्लस वी एस, अगर सोर्स भी इस तरफ आ रहा है तो हम ऐसा देख सकते हैं क्या लाइट और तेज चलेगी। वैसे लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सिर्फ साइन कन्वेंशन के लिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑब्जर्वर और सोर्स की, वो हो जाएगी वी ओ माइनस वी एस। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ नॉट सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन सी, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ एफ नॉट सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन सी। देखो जिस वक्त हमारे पास वी की वैल्यू पॉजिटिव है, सोर्स रुका हुआ है, सिर्फ ऑब्जर्वर चल रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी वी ओ माइनस 0। तो हमारे पास यही वाला फॉर्मूला आ जाता है। और दूसरा वाला केस है जिस वक्त हमारे पास सोर्स मूविंग है, तो सोर्स मूविंग है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है ना, तो ये वाली वैल्यू 0 है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस वी एस। तो यहाँ पे आप माइनस वी एस रख दोगे तो ये प्लस वी एस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हमारा सोर्स चल रहा हो या ऑब्जर्वर चल रहा हो तो हमारे पास लाइट के केस में हमें फॉर्मूला सेम मिलता है। फॉर्मूले की वैल्यू क्या है एफ ओ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन सी, दोनों ही केसेस में कोई भी चल रहा हो। लेकिन साउंड के केस में ऐसा नहीं होता है, तो इसका प्राइमरी रीज़न ये हो सकता है कि हमने बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कर लिया है। और वो हम क्यों कर पाए? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, ये है वो कंडीशन जिसके कारण हम ऐसा कर पा रहे हैं। वुड यू एक्सपेक्ट द फॉर्मूलाज टू बी स्ट्रिक्टली आइडेंटिकल फॉर द टू सिचुएशन इन केस ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ मीडियम? अब जब लाइट मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और लाइट की स्पीड वैक्यूम में एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। जब हम मीडियम में लाइट की स्पीड देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, हम स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए वो सब चीज़ें हमारे सिलेबस से बाहर हैं। और वहाँ पर डेफिनेटली हमें डिफरेंट फार्मूले देखने को मिलेंगे, इस तरीके से एक यूनिवर्सल फार्मूला नहीं होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट? वैसे तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा,
हमें बस ये देखना है कि लाइट के केस में अगर मीडियम के अंदर हम हैं और सोर्स और ऑब्जर्वर चल रहा है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है, ये हमारे सिलेबस से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In double slit experiment using light of wavelength 600 nanometer, the angular width of a fringe formed on a distant screen is 0.1 degree. What is the spacing between the two slits? तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ यानी कि बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई डी। अगर हमसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछी जाए तो इसी को हम कैपिटल डी से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी। ये फॉर्मूला है। थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, लेमडा की वैल्यू भी हमें दी हुई है। हमको ये जो दोनों के बीच में स्पेसिंग है ये पता करना है। यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है, इसका मतलब डी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन थीटा। लेमडा की वैल्यू क्या है? 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर डिवाइडेड बाई थीटा की वैल्यू कितनी है? 0.1, लेकिन वो 0.1 डिग्री है, हमें उसको रेडियन में लाना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई डिवाइडेड बाई 180 से, और ये हमारे पास आंसर आ जाता है 3.44 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। किसी को सवाल? नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। In a single slit diffraction experiment, the width of the slit is made double the original width. How does this affect the size and intensity of the central diffraction band? अब देखो हमारे पास ये जो स्लिट की साइज़ है उसको डबल कर दिया है, तो हमारे पास जो उसकी विड्थ है, यहाँ पर इस तरीके से एक पैटर्न बनता है, उसकी विड्थ पे क्या असर पड़ेगा? तो हमारे पास देखो साइज़ होती है, साइज़ इज इक्वल टू 2 लेमडा डी अपॉन ए। साइज़ डैश जो चेंज हुई है वो हो जाएगी 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2a। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? ये हो जाएगा हमारा साइज डिवाइडेड बाय 2। तो हम देखते हैं कि हमारी साइज हाफ हो गई है, जो ओरिजिनल साइज थी उसका हाफ हो गया। हमने स्लिट चौड़ी करी तो वहाँ पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न था वो पतला हो गया थोड़ा इस तरीके से। इंटेंसिटी के साथ क्या होगा? देखो यहाँ से इस तरीके से लाइट आ रही थी बहुत सारी पैरेलल, और पैरेलल लाइट आ रही थी तो हमने यहाँ पर इसको और ज़्यादा ओपन कर दिया है, डबल ओपनिंग कर दिया हमने। तो जो इंटेंसिटी लाइट की अंदर आ रही थी, जो पावर इनपुट था वो हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, करेक्ट। और हमारा जो एरिया है, ये इतनी सारी रोशनी आई वो कहाँ जा रही थी? अब देखो जब ये फ्रिंज बनता है, ये एक स्लिट होती है ना, ऐसे लंबी सी स्लिट होती है, और उस स्लिट को आपने डबल कर दिया है तो उसके कारण जो विड्थ फ्रिंज बन रहा था वो भी ऐसे पतला हो जाएगा, लेकिन उसकी ये वाली जो लेंथ थी वो चेंज नहीं होगी। देखो पतली स्लिट के कारण ये बनते ऐसे ही लंबे लंबे हमारे इस तरीके से फ्रिंजेस हैं। अगर उसकी स्लिट को डबल कर दिया हमने तो वो अब की बार और पतले इस तरीके से बनेंगे, करेक्ट। तो उनकी ये वाली थिकनेस कम हो जाएगी, लेकिन उनकी ये जो हाइट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक होल नहीं है, ये एक स्लिट है, ठीक है। तो उसकी जो भी लेंथ थी, हम तो मान के चलेंगे इन्फानाइट ही थी, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एरिया हाफ हो जाएगा हमारे पास। तो अब इनपुट जो अंदर लाइट आ रही थी वो डबल हो गई है, एरिया हो गया हमारा हाफ, तो इसका कारण इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। सबको समझ में आया ये? ठीक, इसका पार्ट बी देखते हैं। इन वॉट वे इज डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न मिलने चाहिए थे, है ना। ये होते हैं हमारे बहुत सारे मैक्सिमा जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, लेकिन हर एक जो स्लिट है उसकी कुछ तो ऐसे थिकनेस होती है, तो थिकनेस के कारण वहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न भी हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। अब हमारे पास जो फाइनल पैटर्न हमें देखने को मिलता है वो एक्चुअली इन दोनों का ही ओवरलैप, या आप उसको बोलोगे सुपरपोजिशन हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो एनवलप करता है इंटरफेरेंस पैटर्न को, यानी कि इस तरीके से जो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न होना चाहिए था, अब उसको आपने एक लिमिट कर दिया कि आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो हमें जो फाइनल पैटर्न देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ मैक्सिमास होंगे, यहाँ सेंट्रल में हमारे पास बहुत बड़े बड़े मैक्सिमा आते हैं, फिर इस तरीके से मैक्सिमा देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर भी वही है, ये जो छोटी छोटी लाइन्स हैं इस तरीके से, ये सारे के सारे होते हैं अगर हमारे पास सिर्फ इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा होता है। लेकिन अब डिफ्रैक्शन पैटर्न भी बन रहा है, तो उसके कारण यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा है, फिर उससे कम इंटेंसिटी के 2-3 और इस तरफ हमें मैक्सिमा देखने को मिल रहे हैं। आगे तो फिर वो दिखना ही बंद हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे चले, पार्ट सी।
When a tiny circular object is placed in the path of light from a distant source, a bright spot is seen at the center of the shadow of the obstacle. Explain why. तो देखो यहाँ से इस तरीके से बहुत सारी पैरेलल लाइट रेज आ रही थी, वो सीधे चली जाती, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी, हमने ऐसे मान लो कोई सी चीज़ ऑब्जेक्ट रख दी है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर से हमारी जो लाइट सीधी जानी थी अब उसके वेव फ्रंट होंगे इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक दो लाइट की रेज इस तरीके से यहाँ आएंगी और यहाँ पर उन दोनों का इंटरफेरेंस हो सकता है। अब देखो यहाँ से जो लाइट चल के आ रही है इस जगह पर, इन दोनों ने सेम पाथ ट्रैवल किया है, करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक जो लाइट आ रही है सेम पाथ ट्रैवल किया है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ज्योमेट्री से बराबर है। और अगर ये यहाँ से इस तरीके से सेम फेज में आ रही थी तो यहाँ पर भी इनका फेज सेम होगा, यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमें एक ब्राइट मैक्सिमा देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर है तो जो मैक्सिमा होगा वो भी एक सर्कुलर ऐसे छोटा सा स्पॉट देखने को मिलता है। इसी की जगह आप बहुत बड़ी सी इस तरीके से डिस्क अगर आप ले लोगे तो यहाँ से लाइट अभी भी ऐसे ही जाएगी, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बेंड हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर मिल नहीं पा रही है, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं हो पाता है, इसलिए कि हमें बहुत ही टाइनी डिस्क में ही देखने को मिलेगा, बड़ी डिस्क में देखने को नहीं मिलेगा। किसी को सवाल? साइफ्रिक ने पूछा है कि बिग ऑब्जेक्ट में भी वर्चुअल इंटरफेरेंस, अब यार यहाँ पर ये जो आ रही है ना लाइट, ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है, वो उसमें इंटरफेरेंस कैसे हो पाएगा, तो इसलिए नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर वो नहीं बनती है, ठीक है। यहाँ पर ब्राइट स्पॉट नहीं बनता है, यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ बन जाता है, यही है बस। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। Two students are separated by a 7-meter partition wall in a room 10 meter high. If both light and sound waves can bend around obstacles, how is it that the students are unable to see each other even though they can converse easily? इसका मतलब बोला जा रहा है कि वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से तो भाई वेव्स इधर उधर जाके मुड़ जाती हैं ऑब्स्टिकल के अराउंड, तो फिर हम यहाँ से जब बोलते हैं तो वो भी एक साउंड वेव जाती है, वो तो मुड़ के इस तक पहुँच जाती है, यानी कि वो सुन पा रहा है तो फिर बोलेगा तो ये बात कर पाएंगे, कन्वर्स कर पाएंगे। लेकिन यहाँ से जो लाइट गई थी वो उस तक पहुँचती नहीं, एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि लाइट के लिए जो लेमडा बाई डी होता है वो कितना हो जाता है, 5 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 3 मीटर। तो यहाँ पर जो हमें ये मान लो स्लिट विड्थ है, आप इसको ऐसे स्लिट विड्थ समझ सकते हो, ये है हमारी 3 मीटर। और इसके लिए हम देखेंगे तो लेमडा बाई डी यानी कि बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो जो एंगल, जिस एंगल पे वो बेंड हो रही है वो एंगल बहुत ही कम आएगा, इसलिए लाइट यहाँ से यहाँ पहुँच नहीं पाती है, वो इधर ही कहीं, सिर्फ इधर वाले लोग ही देख सकते हैं। लेकिन अगर साउंड की बात करें तो साउंड के लिए लेमडा बाई डी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.3 मीटर बाई 3 मीटर, 0.1। तो ये इग्नोरेबल नहीं है, साउंड इस तरीके से ज़्यादा बेंड हो सकता है और एक्चुअली साउंड काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी होता है, उसके बाद हमारे पास आवाज़ आती है। तो साउंड में हमारे पास दोनों चीज़ें होती हैं, उसकी बेंडिंग भी ज़्यादा होती है और वो रिफ्लेक्ट भी हो जाता है आसानी से हर किसी सरफेस से, तो हमारे पास इजीली हम सुन पाते हैं लेकिन देख नहीं पाते। देखने के लिए यहाँ पे अच्छा पॉलिश मिरर होगा तभी रिफ्लेक्शन हो पाएगा, तभी हम देख पाएंगे। अलार्म बज गया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी जाए, डन, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया है, सब लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वैसे साउंड में भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी जो आसानी से बेंड कर पाएंगे, आसानी से उनको हम सुन पाएंगे, जैसे कि बेस वाली जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको हम बड़ी आसानी से सुन पाते हैं, लेकिन जो ट्रेबल वाली हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनमें ज़्यादा बेंडिंग नहीं होती है, तो उनको सुन पाना मुश्किल होता है, करेक्ट। अब आते हैं हम इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. Diffraction effects observed when light propagates through a small aperture, slits, or around a small obstacle disprove this assumption. Yet the ray optics assumption is so commonly used in understanding location and several other properties of images in optical instrument. What is the justification? तो हमसे बोला जा रहा है कि अगर रे ऑप्टिक्स की जगह वेव ऑप्टिक्स लगने लगी है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती ही नहीं है, बेंड हो जाती है, तो हम फिर रे ऑप्टिक्स को वैलिड क्यों मान करके ये माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बना रहे हैं? तो इसका आंसर है कि जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का अपर्चर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, वो इतना छोटा सा नहीं होता कि वहाँ पर डिफ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाए। ऑफकोर्स हम अगर लिमिट्स क्रॉस करने लग जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमें रेजोल्यूशन नहीं मिलता है। और ये रिजॉल्विंग पावर के भी फॉर्मूले हमारे पास होते हैं कि एक रिजॉल्विंग पावर अगर हमें इतनी चाहिए तो हमें कितना बड़ा डायमीटर लेना पड़ेगा अपर्चर का। इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। तो क्योंकि द अपर्चर ऑफ ए टिपिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज मच लार्जर कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, हम रे ऑप्टिक्स को वैलिड मान सकते हैं और वे ऑप्टिक्स को इग्नोर कर सकते हैं। किसी को ये सवाल? लवली आनंद अपना कैमरा लैंडस्केप मोड में लाओ।
हो गया टेढ़ा हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। टू टावर्स ऑन टॉप ऑफ टू हिल्स आर 40 किलोमीटर अपार्ट। द लाइन जॉइनिंग देम passes 50 मीटर above a hill halfway between the towers. What is the longest wavelength of radio wave which can be sent between the towers without appreciable diffraction effects? तो देखो पहले तो हो क्या रहा है, हमारे पास दो हिल टॉप हैं ऐसे, जो कि 40 किलोमीटर की दूरी पर है, 40 km है ना, किलोमीटर, और बीच में और एक इस तरीके से पहाड़ है, और यहाँ पर इन दोनों की हाइट के यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन होती है और इसकी जो पीक है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है सिर्फ 50 मीटर। तो अब हम यहाँ से ना देखेंगे, मान लो यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है और यहाँ से इसके ऊपर भी जा रही है, इसके ऊपर भी जा रही है, ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं पैरेलल रेज यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस ऐसे आ रही होंगी, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर इसके ऊपर इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, तो हमको देखना है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस के कारण जो भी सिग्नल्स आ रहे थे उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो कौन सी मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग वेवलेंथ्स के कारण हमारे पास अलग अलग फ्रेनल लेंथ होती है, फ्रेनल डिस्टेंस होता है, जहाँ तक रे ऑप्टिक्स को हम वैलिड मानते हैं और वेव ऑप्टिक्स को उतना ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पर नहीं होता है। तो हमारे पास देखो फ्रेनल्स डिस्टेंस होता है ZF इज इक्वल टू A² तो अगर लेमडा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ZF की वैल्यू कम होती जाएगी, और ZF की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। अगर ZF की वैल्यू 20 किलोमीटर से कम हो गई, यानी यहाँ पर इंटरफेरेंस वाली प्रॉब्लम चालू हो जाएगी और फिर हमें उसमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाएंगी। तो हम ZF की वैल्यू अगर 20 किलोमीटर रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम A की वैल्यू ले लेंगे 50 मीटर, ZF की वैल्यू ले लेंगे 20 किलोमीटर और हमारा आंसर आ जाएगा लेमडा का। सॉल्व करते हैं। लेमडा इज इक्वल टू A² A² की वैल्यू हो जाएगी 50 का स्क्वायर, ZF की वैल्यू है 20 किलोमीटर, तो 20 नीचे 1000 आ जाएगा, और लेमडा की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर। इससे बड़ी वेवलेंथ अगर आप यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। अब सवाल उठता है कि ये जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था ये तो एक स्लिट के लिए होता है, यहाँ पर ऊपर की तरफ उल्टा पहाड़ तो है नहीं, तो आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा दिया। और यहाँ से मान लो एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ रही थी, तो हमने यहाँ पर इसको एक स्लिट क्यों नहीं माना। 100 मीटर को अगर हम एक स्लिट लगा करके यहाँ पर सॉल्व करते तो आंसर कुछ और आ जाता। तो इसको जवाब ये कि जो हमने फॉर्मूला ये देखा था, ये फॉर्मूला होता है जब पैरेलल रेज इस तरीके से आ रही हो और यहाँ पर स्लिट दोनों तरफ से, मतलब इस तरीके से एक स्लिट हो, यहाँ पे बंद हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है। यहाँ पर केस अलग है, यहाँ पर ऊपर की तरफ कोई भी चीज़ नहीं है और यहाँ पर एक्चुअली जो रेज आ रही है वो भी पैरेलल नहीं आ रही है। जितने एंगल पे ये मुड़ रही है उतने ही एंगल पर ये भी मुड़ रही होगी। इसी सवाल को सॉल्व करने का और एक तरीका है कि अगर यहाँ से जो लाइट रे निकली होगी एक पहाड़ से और ये दूसरी लाइट रे यहाँ से गई होगी, फिर वो यहाँ से इस तरीके से गई होगी, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो नीचे से लाइट रे गई है उसने कुछ एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है, और यहाँ पर इंटरफेरेंस प्रॉब्लम स्टार्ट होने के लिए या तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एक मिनिमा बन जाए, पर मिनिमा तब बनेगा जब बाकी ऊपर यहाँ पर स्लिट इनफाइनाइट ना हो। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पाथ लेंथ कितनी हो जाए, कि एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना हो जाए, तब हमारे पास यहाँ पर कंपेरेबल डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आने लग जाएंगे। तो अगर वो 1 वेवलेंथ के बराबर हो जाए, ये नंबर कहाँ से आया ये तो चेक करना पड़ेगा, पर अगर वो 1 वेवलेंथ के बराबर हो जाए तो हम बोल सकते हैं यार डिफ्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं पाथ डिफरेंस कितना आता है। देखो यहाँ पर D ये है A, इस वाली जो रे ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितना है 2D, इस वाली रे ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितना हो जाएगा। अगर ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि एक राइट ट्राइंगल है तो ये है √D² + A², तो ये वाला टोटल डिस्टेंस हो जाता है 2 टाइम्स D² + A² का अंडर रूट। तो हमारे पास जो टोटल डिफरेंस हो जाता है डेल्टा x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √D² + A² माइनस 2D। ये टोटल जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है अगर वो लेमडा के ही बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे यहाँ पर डिफ्रैक्शन के इफेक्ट होने लग गए। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे को वहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है मिनिमा मिल रहा है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये एक स्लिट नहीं है, यहाँ पर ऊपर से और भी रेज आ रही होंगी। हम बस चेक कर रहे हैं वो ऑर्डर क्या है
जानना चाह रहे हैं, ये सब अप्रॉक्सीमेट वाली चीज़ें होती हैं, इसलिए ये मैंने लैम्डा लिया है। और अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से मैं डी बाहर निकाल दूंगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ए बाय डी की पावर 1/2 माइनस डी इज इक्वल टू लेमडा बाय 2। दोनों का 2 मैं दूसरी तरफ ले गया, यहाँ पर डी को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर ए बाय डी बचता है। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे हमारा बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। ए बाई डी है बहुत ही छोटा 1 से, ये था 50 मीटर, ये था 20,000 मीटर, इसलिए हम बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा देंगे और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी डी प्लस हाफ ए, ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर अपॉन डी माइनस डी इज इक्वल टू लेमडा बाय 2। यहाँ से डी कैंसिल हो जाता है, हमारे पास फिर से ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाती है लेमडा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन डी। ए की वैल्यू है 50 इंटू 50 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20,000 और हमारे पास फिर से आंसर आ जाता है 12.5 सेंटीमीटर। किसी कोई डाउट? नहीं। कूल, तो हम चलते हैं आगे। A parallel beam of light of wavelength 500 nanometer falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away. It is observed that the first minimum is at a distance of 2.5 millimeter from the center of the screen. Find the width of the slit. तो देखो ये हमारे पास सिंगल स्क्रीन डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इसमें हमारे पास ये वाली जो लेंथ होती है वो होती है 2 लेमडा डी अपॉन ए। हमको ये वाला डिस्टेंस बता दिया गया है, कितना है ये 2.5 मिलीमीटर। तो सीधे सीधे हम वैल्यूज रख देंगे, लेमडा डी अपॉन ए इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर। यहाँ से हमें ए पता करना है, ए की वैल्यू जाएगी लेमडा डी अपॉन 2.5, इसकी वैल्यू आ जाती है 500 इंटू 10⁻⁹ इंटू डी की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻³ सारी यूनिट्स को ऐसा यूनिट्स में लेके आएंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 0.2 मिलीमीटर। किसी कोई डाउट? कोई बात नहीं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। When a low-flying aircraft passes overhead, we sometimes notice a slight shaking of the picture on our TV screen. Suggest a possible explanation. अब देखो इसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहले होता क्या है, जब हमारे पास टीवी है और यहाँ से सैटेलाइट से सिग्नल आता है, तो यहाँ से अगर प्लेन निकलता है, पहली बात तो वो लो फ्लाइंग होना चाहिए, ऊपर से निकलेगा तो प्लेन रिलेटिवली इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है, उसके कारण इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जो भी होता है वो इग्नोर करा जा सकता है, उतना ज़्यादा असर हमारे ऊपर पड़ेगा नहीं। जब भी लो फ्लाइंग प्लेन यहाँ पे जाता है तो हमारे पास सिग्नल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है। वो क्यों होता है, उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि देखो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से डायरेक्ट सिग्नल आ रहा था। दूसरा हो सकता है यहाँ से इसकी बॉडी से कुछ रिफ्लेक्ट होगा, जो कि 100% रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत ही पॉलिश सा मिरर नहीं उड़ रहा था हवा में, एक प्लेन उड़ रहा था। कुछ हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन हो जाएगा और इस तरीके से फिर यहाँ पर उनका इंटरफेरेंस होगा। अब क्योंकि ये सिग्नल वीक है तो एकदम ऐसे इंटरफेरेंस होकर के हमें पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होकर के जीरो सिग्नल भी नहीं होगा, कुछ हल्का फुल्का सा एरर आएगा, उसके कारण हमारी थोड़ी सी पिक्चर शेक करती है। साथ में और भी चीज़ें हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये किस फ्रीक्वेंसी पे जा रहा था और यहाँ से भी क्या वही फ्रीक्वेंसी के रेडार सिग्नल जा रहे थे, तो वो भी इंटरफेयर कर सकते हैं। उसकी अगेन काफ़ी कम इंटेंसिटी होगी। और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसी रही कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर जब यहाँ पे थी तो लाइट यहाँ से इस तरीके से डिफ्रैक्ट होकर के बेंड होकर के आए तो वो भी इंटरफेयर कर सकते हैं और उसके कारण भी थोड़ा सा शेक हमारे पास आ सकता है। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइकलीहुड है वो है रिफ्लेक्टेड वीक सिग्नल के साथ जो इंटरफेरेंस होता है डायरेक्ट सिग्नल का, उसके कारण हमारी पिक्चर स्क्रीन शेक करती है। एज यू हैव लर्नड इन द टेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ वेव डिस्प्लेसमेंट is basic to understanding intensity distributions in diffraction and interference patterns. What is the justification of this principle? तो पहले तो देखते हैं है क्या प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ वेव डिस्प्लेसमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन क्या बोला जाएगा कि y हमारा रिजल्टेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। यह हमने एक लीनियर सुपरपोजिशन अज्यूम कर लिया था और इसी को अज्यूम करके फिर थोड़े से हमने अप्रॉक्सीमेशन लगाए थे कि थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन समथिंग, तो साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। उसके हिसाब से हमने सारे डिफ्रैक्शन पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न वाले जितने भी डेरिवेशंस थे वो किए थे। तो जब तक लीनियर सुपरपोजिशन हो रहा है तब तक चीज़ें सही हैं,
लेकिन जब हम लार्ज एम्पलीट्यूड वाली वेव्स की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास वेवलेंथ कुछ भी है, तो हमारे पास जब एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, इस तरीके से देखो बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि अब हम बोल पाएँ हमारे पास ये वाली इक्वेशन है ये सही है। कैसे? मान लो एक लाइट इस तरीके से आ रही थी, दूसरी लाइट इस तरीके से आ रही थी, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ऐसे इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी होने लग गई हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा तो शायद होता भी नहीं होगा, कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, वो हमारे स्कोप से बाहर है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ स्मॉलर एम्पलीट्यूड वाली वेव्स की बात करते हैं और उसी के लिए हम ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल? हमारे पास एक सवाल है साइफ्रीक सर, प्लेन से डिफ्रैक्शन वाले केस में इंटरफेरेंस कैसा होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो डिफ्रैक्शन में मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं कि यहाँ से जो लाइट आई है ना, वो ऐसे आकर के यहाँ पर से डिफ्रैक्ट होना शुरू होती है ऐसे, ठीक है। वेव फ्रंट्स होते हैं इस तरीके से, इधर से भी आ रही होगी लाइट एक, वो भी वेव फ्रंट्स होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये फिर इधर यहाँ पे आके इंटरफेयर ही तो होंगे, सिर्फ डिफ्रैक्ट इधर उधर जाने से कुछ नहीं होता, आके दोनों मिलके कुछ इंटरफेयर होंगे तभी वहाँ पे पैटर्न बनेगा, नहीं तो पैटर्न नहीं बनेगा। ओके कूल, थैंक यू। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, तो इसको देख लेते हैं। In deriving the single slit diffraction pattern, it was stated that the intensity is 0 at angles of n lambda by a. Justify this by suitably dividing the slit to bring out the cancellation. अब देखो ये इसमें हम अज्यूम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक स्लिट है जिसकी विड्थ है a, यहाँ से इस तरीके से पैरेलल रेज आ रही थी, और पैरेलल रेज आ रही थी तो यहाँ पे सबके वेव फ्रंट बनेंगे, तो रे इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, हर एंगल पे जा रही होगी। इसी तरीके से यहाँ से भी रे इधर 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 जा रही होगी। हम मान के चलते कि यहाँ से दोनों ही तरफ अगर थीटा एंगल पे कोई रे निकली है, दोनों का एग्जैक्ट थीटा होगा तो ये एक्चुअली पैरेलल हो जाएंगे, कभी मिलेंगी नहीं। लेकिन मान लो यहाँ से स्क्रीन बहुत ज़्यादा दूरी पर है इस तरीके से, और ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला और ये वाला दोनों ही एंगल ऑलमोस्ट थीटा हम मान लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास हो जाता है थीटा। हमने क्या किया है, स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कहाँ पर मिनिमा आता है, इसलिए हमने स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और हम क्या देखते हैं कि यहाँ से जो लाइट रे निकली होगी और इसके हाफ के जस्ट नीचे से दो लाइट रे निकली होगी, अगर उनके कारण मिनिमा आता है तो हमारे पास इस एंगल पे जाने वाली सभी रेस से मिनिमा आएगा। कैसे? मान लो यहाँ से थोड़ा नीचे वाली जो रे इस एंगल पे जा रही होगी, तो यहाँ से थोड़ा नीचे एंगल से जाने वाली इस रे में, इन दोनों के बीच में भी सेम पाथ डिफरेंस होगा। इस रे के और इस रे के द्वारा जो पाथ ट्रैवल किया उसमें जो डिफरेंस है वो ये वाला डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो इस छोटे से ट्राइंगल में देखो, ये वाली है हमारी साइड a/2 और ये हमारे पास हो जाता है a/2 साइन थीटा। ये है हमारे पास पाथ डिफरेंस। अगर हमें यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर, जहाँ पर जो स्क्रीन है, अगर हमें वहाँ पर एक मिनिमा चाहिए, तो ये जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला वो होना चाहिए λ/2, या फिर वो क्या हो सकता है, लैम्डा और λ/2, यानी कि 3 λ/2 भी हो सकता है, 5 λ/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए। यहाँ पर हम कर देंगे इसको इक्वेट, अभी के लिए इसको मैं कर देता हूँ λ/2 से। अब क्योंकि हमारा एंगल थीटा बहुत छोटा है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू λ/a। यहाँ पर हमें डेफिनेटली एक मिनिमा मिलेगा। अगर हम इसी पाथ डिफरेंस की वैल्यू सिर्फ λ/2 ना लिखें, हम बोलें कि यार ये तो 2n - 1 इंटू λ/2 भी हो सकता है, तब भी हमारा काम हो जाएगा। इन हर n की वैल्यू के लिए हमें कुछ यहाँ पर वैल्यू मिलेगी जिससे हमें मिनिमा मिलना चाहिए, तो वहाँ से भी आपके पास थीटा का एक फॉर्मूला आ जाएगा। देखो वो वैल्यू क्या आ जाती है, a/2 इंटू थीटा इज इक्वल टू 2n - 1 λ/2। 2 से ये 2 कट गया और हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है 2n - 1 λ/a। अब ये λ/a, अब यहाँ पे वैल्यूज रखते चलो, है ना, कुछ वैल्यूज रखते हैं, सैम्पल वैल्यू। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास, λ/a पर हमें मिनिमा मिलने वाला है। n की वैल्यू 2 रख दो तो हमें 3 λ/a पर भी एक मिनिमा मिलेगा।
एन की वैल्यू 3 रख दो तो हमें 5 लैम्डा अपॉन ए पर भी एक मिनिमा मिलेगा, 7 लैम्डा अपॉन ए पर भी हमें मिनिमा मिलेगा। ये सभी हमें मिनिमा मिल रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही जगह पे मिनिमा आ सकता है? हमें थोड़ा और डिटेल में देखना पड़ेगा। ये तो हमने एक केस अज्यूम किया था कि हमने इस पूरी स्लिट को 2 स्लिट में डिवाइड कर लिया था इस तरीके से, और दोनों स्लिट के हर एक लाइन जो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है वो आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे थे और हमें इस थीटा एंगल पे एक मिनिमा मिल रहा था। अब हम क्या करेंगे, हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे स्लिट को। ये थी हमारी टोटल ए। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ पर a/2, a/2, a/2 और a/2। अब अगर इस सेगमेंट ने और इस सेगमेंट ने मिलकर के किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पर अगर हमें पार्ट डिफरेंस λ/2 दे दिया तो वहाँ पर भी मिनिमा आएगा। तो वो वैल्यू को चेक करते हैं वो क्या आने वाली। इस केस में हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होगा, देखो यहाँ पर इस तरीके से और एक रे जा रही होगी, ये वाली लेंथ है a/4, तो ये वाला पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, a/4 साइन थीटा। अगर इसकी वैल्यू हो जाती है λ/2 तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमारे पास मिनिमा आ जाएगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, थीटा की वैल्यू आ जाती है 2 λ/a। अब ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बनाया था उसमें कहीं भी 2 λ/a नहीं था, तो हमने कुछ वैल्यूज़ को मिस आउट कर दिया था। इसलिए हमने उस स्लिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा। और एक काम करते हैं, हम इस स्लिट को अगर हम उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये था हमारा डिवाइड स्लिट इनटू 4 पार्ट्स, ये था डिवाइड। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ स्लिट को 6 पार्ट्स में। अब जो पार्ट डिफरेंस आने वाला है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस स्लिट के बीच में, और यहाँ पर ये है हमारे पास a/6, और इस रे के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो हो जाएगा a/6 साइन थीटा। अगर उसकी वैल्यू हम λ/2 करा दें तो हमें मिनिमम मिल जाएगा। यहाँ से हमें मिलता है थीटा इज इक्वल टू 3 λ/a। ये देखो, ये 3 λ/a तो यहाँ भी मिला था हमें। हमारे पास λ/a है, 2 λ/a है, 3 λ/a है। क्या हमें 4 λ/a भी मिलेगा? तो डिवाइड द स्लिट इनटू 8 पार्ट्स। पार्ट डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी a/8 साइन थीटा। इसकी वैल्यू मैं λ/2 के बराबर रख दूं तो यहाँ से हमें मिलता है थीटा इज इक्वल टू 4 λ/a। तो हमारे पास सभी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ λ/a मिलते जा रहे हैं। λ/a, 2 λ/a, 3 λ/a, 4 λ/a, 5 λ/a। अगर इस स्लिट को आप 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो आपको मिनिमा मिलेगा फिर 6 λ/a पर। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास जितने भी मिनिमाज हैं इन सभी को आप ऐड करोगे तो हमें जो मिनिमा का फॉर्मूला वो मिलता है, वो होता है n λ/a। और इस तरीके से हम इसको डिराइव करते हैं। किसी को कोई सवाल? अभी किसी को इस टॉपिक पे कोई और सवाल नहीं आ रहा है तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करो क्रैशअप को, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। उसके लिए आपको ये QR कोड को स्कैन करना है, आप डोनेट कर सकते हो या फिर आप क्रैशअप@UPI पे भी डोनेट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नोट्स, कलरफुल नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यूट्यूब पे ज्वाइन कर लो, पेपैल, पेट्रियन सब जगह सपोर्ट कर दो, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो। सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। इसी के साथ अब टाइम आ गया है आफ्टर क्लास पार्टी का। कौन कौन रेडी है साथ में मस्ती करने के लिए? हेलो, हाउ आर, व्हाट्स अप? भाई हमारे से कोई बात ही नहीं कर रहा है आजकल। साई फ्रीक कुछ बोल रहा है। साई फ्रीक थोड़ा दूर रखो। साई फ्रीक भी मेरी तरह डिस्कॉर्ड से जूझ रहा है, वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, दोनों को समझ में नहीं आता ही चल क्या रहा है। हेलो लवली, कोई और? खुशबू तुम बोल के बताओ कुछ। हेलो, आई एम टू एम्स इन, तुम तो कुछ बोलो यार। ये ना एक सपने की तरह हो गया है जहाँ भागना चाहते हो पर भाग नहीं पाते हो। मैं सबसे बात करना चाह रहा हूँ, वो कोई बोल ही नहीं पा रहा है। Sir, actually I'm in 10th. Can you guide me how to start with physics? I want to become a physicist. या तुम 10th क्लास में दोबारा सोचो, Do you really want to be a physicist? हो सकता है तुम्हें अभी अच्छा लग रहा हो, इवेंचुअली तुम्हें और 25 चीज़ें अच्छी लगने लग जाएंगी, फिर क्या करोगे?
एक काम करो, फिजिक्स के बारे में बहुत सारे यूट्यूब चैनल से देखते जाओ, साथ में और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते आना। ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कि तुमको अभी फिजिक्स अच्छी लग रही है तो तुम 10 साल फिजिक्स पढ़ लोगे, फिर लगेगा अरे यार फिजिक्स में मज़ा नहीं आ रहा, फिर कोई और चीज़ है ना। तो करते चलना, मज़ा आता है बड़ा। इन जनरल में फिर से साई फ्रीक ने एक सवाल पूछ लिया है, आई हैव नो फ्रेंड्स जस्ट बिकॉज आई लव फिजिक्स। देखो यार, फ्रेंड्स बनाने का आप क्या पढ़ते हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पूरे टाइम में फिजिक्स में घुसे रहोगे ना, या पूरे टाइम किसी भी एक चीज़ में घुसे रहोगे, फिजिक्स क्या कुछ भी हो सकता है, तो आपका कोई दोस्त नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों को चाहिए होता है टाइम, आप उनसे जाके बातें करो, उनको जो पसंद है वो सब बातें करो, राइट। सिर्फ अपनी पसंद की बातें करोगे तो सब भाग जाएंगे, बोलेंगे पागल है। Stop it. Get some help. कोई बनता ही नहीं, उनको फिजिक्स से नाम से डर लगता। अरे तो तुम्हारा नाम थोड़ी फिजिक्स है यार। तुम अपना नाम बदलो पहले तो साई फ्रीक से। साई फ्रीक तुम्हारा नाम सुन के डर लगना चाहिए लोगों को। Stop it. Get some help. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कूल कूल सी चीज़ें भी बनती हैं यार फिजिक्स में, तो बना बना के दिखाया करो। मैं था स्कूल में, मैं करंट लगाता था लोगों को। एक एम्पलीफायर ले आया था, उसके आगे एक ट्रांसफार्मर लगा लिया था और वो उसको ऐसे टेप चिपकाया था। यहाँ पे 2 कॉपर के वायर थे, वो खुले हुए थे और जाता था, और वो ऐसे लगा रखी थी डिवाइस, जाके मैं किसी को करंट लगाता रहता था। तो मेरे दोस्त तो नहीं भागे यार, वो तो बड़े खुश आते थे कि ये क्या उठपटांग सी चीज़ बना के लाया। तुम्हारे दोस्त क्यों भाग रहे हैं? तुम ज़रूर कुछ ज़्यादा ही वोल्टेज दे रहे हो लोगों को। आई वुड गेस कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स ही था या है। लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट आपकी है? यार वो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ना जिसमें बहुत सारा डेटा याद करना पड़ता था, वो मेरा लीस्ट फेवरेट हो जाता था। सर केमिस्ट्री मुझे इक्वली ख़राब लगते थे, क्योंकि मैथ्स में वैसे तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब आप डिराइव कर सकते हो। पर अगर आपको फास्ट रहना है तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ याद रखनी पड़ती हैं, जो मुझसे हमेशा गड़बड़ हो जाती थी। और केमिस्ट्री में तो खैर बहुत सारी वो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है याद रखनी पड़ती है, तो मैं उसमें थोड़ा वीक था, इसलिए वो मेरे को नहीं जमते थे। फिर जब हम कॉलेज पहुँचे तो वहाँ पे ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो होता नहीं है, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसको आप फेवरेट सब्जेक्ट बोलो, क्योंकि सब में थोड़े थोड़े सेगमेंट्स में चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स वाले जितने भी हो रहे हैं ना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे के सारे फर्स्ट ईयर में कराते हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन जब उसका एग्ज़ाम आया तो नंबर नहीं आया किसी में, क्योंकि करना सब आ रहा है, देख के फील भी आ रही है, ओहो डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है, पर लिखें क्या एग्ज़ाम हॉल में, तो फिर गड़बड़ हो गई। तो इसलिए अच्छे सब्जेक्ट में भी मार्क्स नहीं आ रहे थे। वहाँ पे मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मेरे को ड्राइंग करने का बड़ा शौक था। आप देख भी सकते हो, कलरफुल ड्राइंग बनाता रहता हूँ, यहाँ भी मैं बैठ के उसी में पूरा टाइम लगा देता हूँ। वहाँ पे आई वुड से मेरा फर्स्ट ईयर में तो फेवरेट सब्जेक्ट वही था। नई नई कोडिंग जब सीखना शुरू करी थी, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अरे बहुत ही लॉजिकल बातें कर रहे हैं हम कंप्यूटर से। कंप्यूटर को बोलते हैं इफ़ दिस देन डू दिस, और वो कर देता है, तो बड़ा मज़ा आ रहा था उसमें। तो सब लोग को प्रोग्रामिंग भी सीखनी चाहिए, उससे पता चलता है किस तरीके से दुनिया काम कर रही है। कमिंग बैक टू यूसुफ जिसने ये टॉपिक उठाया था, यूसुफ तुम्हारे लिए सबसे ख़राब सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी था, मतलब हिंदी में कुछ पढ़ने के लिए होता नहीं है, मार्क्स कभी नहीं मिले। एंड हिंदी इज दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट वेयर यू डोंट इवन नो व्हाट टू डू टू इंक्रीज मार्क्स। एग्जैक्टली, मतलब मुझे पता है आंसर्स क्या है, मैं लिखता हूँ तो सारी गलतियाँ तो वहीं पे मार्क्स जाते हैं सारे। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कितने साल लगेंगे जब ये सब हमें सीखना ही नहीं पड़ेगा। मतलब बच्चा पैदा होते उसको एक पेन ड्राइव लगा देंगे और ये पूरा जो 10th तक का है सारा का सारा उसमें डाल दिया, लो भाई अब तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना है। सबको क्यों 10th तक पढ़ाना उतना पढ़ के अपलोड कर दो। पॉसिबल है, शायद कभी होगा। और अब हम क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय बाय। फिशो।